तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि यह भी एक कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी खोज वैज्ञानिक आल्टमान ने किया था। आल्टमान ने किया था इसकी खोज, और इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी अणु संश्लेषित होते हैं। एटीपी अणु संश्लेषित होते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर जानना है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे आप लोग, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप लोगों को पहले से भी पता होगा। और ये क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दरअसल यह ऊर्जा को अपने अंदर संचित रखता है। इसीलिए एटीपी को ऊर्जा की करेंसी भी कहते हैं। ऊर्जा का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का, करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग हो जाती है। आइए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा अध्ययन करें। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कैसी लगती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की रचना जो होती है वो दोहरी झिल्ली की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की रचना दोहरी झिल्ली की होती है। बाहर वाले को बाह्य झिल्ली कहते हैं, बाह्य झिल्ली या बाह्य भित्ति भी कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो यूं कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे, उंगली नुमा रचनाएं बनाते हुए अंदर धंसती रहती है। इस तरह से उंगली नुमा रचनाएं बनाकर अंदर की ओर धंसती रहती है। ये आंतरिक मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। अब ये अंगुलीनुमा रचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और इस पर घुंडीनुमा तमाम रचनाएं दिखाई देती हैं। प्रत्येक क्रिस्टी से लेकर आंतरिक मेम्ब्रेन पर, पूरी आंतरिक मेम्ब्रेन पर घुंडीनुमा, इस तरह से पूरा आप समझ जाइएगा। घुंडीनुमा क्या दिखती हैं? रचनाएं दिखती हैं। इन्हें हम F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम कहते हैं। इसके भीतर इसका आधारी पदार्थ मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स, और इसमें वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए भी इसका अपना पाया जाता है। ये जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाती है तथा इसकी जो दोनों झिल्लियां हैं, इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। आप लोग श्वसन पिछले क्लास में पढ़े होंगे, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर इस क्लास में श्वसन आगे आएगा, उसमें आपको फिर पढ़ाया जाएगा। वायवीय और अवायवीय दो प्रकार का श्वसन होता है।
जिसे ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन से ये संबंधित होती हैं झिल्लियाँ। ठीक है, अब इसके हम कार्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसके कार्य के बारे में यदि बात करें तो मुख्य रूप से इसका कार्य होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आधार द्रव्य में, यानी ये जो मैट्रिक्स है में क्रेब्स चक्र, जो वायु श्वसन का एक चरण है, उसके क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसीलिए कोशिकीय श्वसन का महत्वपूर्ण क्रेब्स चक्र यहीं संपन्न होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात, और आपको पहले ही बता दिए, इसको ऊर्जा का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और इसमें एटीपी अणु ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है, जिसे हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ध्यान दें, ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा का सिक्का एटीपी है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद हम अगली कोशिका बताते हैं आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे लवक की। लवक यानी प्लास्टिड्स। लवक क्या होता है? लवक ही वो रचना है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में मुख्य अंतर का भूमिका निभाता है। लवक ही जिम्मेदार है प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफर करने का। तो लवक एक ऐसी रचना होती है जो पेड़ पौधों की कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाई जाती है, और इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। प्रकाश संश्लेषण इसके बिना होता ही नहीं। सहायता करना क्या, बल्कि ये कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसके बिना नहीं होता है। इसकी खोज 1865 में वैज्ञानिक ई हेकल ने किया था। खोज वैज्ञानिक ई हेकल, वैज्ञानिक ई हेकल ने किया था। वैज्ञानिक ई हेकल ने किया था। तो वैज्ञानिक ई हेकल जो थे, वैज्ञानिक ई हेकल जो थे, इन्होंने लवक की खोज करके जंतु और वनस्पति के बारे में जो मूल अंतर का आधार होता है उसको बता दिया। आइए लवक की बात करें तो रंगों के आधार पर वैज्ञानिक सिम्पर ने लवक को 3 भागों में बांटा है। लवक को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन वो हैं? वो हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा है हरित लवक। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो जो वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक में कई प्रकार के वर्णक होने की वजह से ये कई रंग के हो जाते हैं। वर्णी लवक, वर्णी का मतलब होता है रंगीन। जैसे भूरे शैवाल की बात करें, भूरे शैवाल, तो भूरे शैवाल में क्या होता है कि इसमें फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक होता है, भूरा वर्णक होता है, जिसकी वजह से शैवाल भूरे दिखते हैं। इसके अलावा जो लाल शैवाल होता है, लाल शैवाल, लाल शैवाल की बात करें तो जो रेड एल्गी होता है उसका रंग आर फाइकोएरिथ्रिन या आर फाइकोसाइनिन की वजह से होता है। आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन
एरिथ्रिन, एरिथ्रिन के कारण होता है लाल। ये लाल वर्णक होता है जिसकी वजह से शैवाल क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। और ये जो फ्यूकोजैंथिन वर्णक है ये भूरे रंग का होता है, इसकी वजह से शैवाल क्या हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं। इसके अलावा जो ये वर्णी लवक होते हैं ये क्या करते हैं, पुष्पों की पंखुड़ियों एवं फलों को विशेष रंग प्रदान करते हैं। बैंगनी रंग पादप में एंथोसायनिन नामक रंग द्रव्य, एंथोसायनिन रंग द्रव्यों के कारण होता है जो कि पादप की तरुण पत्तियों, चुकंदर की जड़ों एवं पुष्पों में पाया जाता है। अर्थात पेड़ पौधों के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं जैसे फूल हुए, नवजात पत्ते हुए, तो उनमें जो रंग होता है, कई कलर के होते हैं फल या जो रंगीन पत्ते होते हैं, रंगीन पुष्प होते हैं, वो सब उन सब को रंग यही क्रोमोप्लास्ट ही देते हैं। अब बात करेंगे अवर्णी लवक की, तो मुख्य रूप से अवर्णी लवक ये रंगहीन होते हैं। पहली बात, अवर्णी नाम से ही है कि इसमें रंग नहीं होता है। और ये भाग अधिकतर भूमिगत तने एवं जड़ में होते हैं, भूमिगत तने एवं जड़ में होते हैं। सूर्य का प्रकाश अवर्णी लवक को हरित लवक में परिवर्तित कर देता है तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका उल्टा हो जाता है। अर्थात ये जैसे भूमिगत तनों में आलू प्रकाश में रखने पर आलूओं का जो रंग होता है हरा, वो जो आलू का रंग होता है वो प्रकाश में रखने पर क्या हो जाता है, हरा होने लगता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अवर्णी लवक क्या हो सकता है, हरा हो सकता है। तो इतना ही मात्र अवर्णी लवक में। बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो तीनों लवक में है वो है हरित लवक। तो ये हरित लवक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसके रचना के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर इसके खोज की बात करें तो वैज्ञानिक शिम्पर ने जो ये हरित लवक होता है ये पौधों के जो पत्तियां होती हैं उसके पर्ण मध्योतक भाग में पाया जाता है। पत्तियों की पर्ण मध्योतक भाग के बारे में आपको बताया जाएगा। जो पत्ती होती है ना, मान लीजिए उसकी जो पत्ती है, दोनों सतह है, मान लीजिए पत्ती है तो ये ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है ये, तो इनके बीच की जो ये मोटाई होती है ना उस पर्ण मध्योतक भाग में ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बनाई ही गई है। प्रकाश संश्लेषण में इसका मुख्य योगदान होता है। आइए अब इसी हरित लवक के बारे में चर्चा करें कि हरित लवक कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की संरचना का अध्ययन करें तो हरित लवक दोहरी झिल्ली वाली रचना होती है। हरित लवक दोहरी झिल्ली वाली रचना होती है। बाहर वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। बाह्य आवरण बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली और इसमें जो ये खाली भाग होता है इसके खाली भाग को कहते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में कई सिक्के नुमा रचनाएं ऐसे व्यवस्थित होती हैं जैसे एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हुआ है। ऐसे पूरे स्ट्रोमा में ये बिखर बिखर कर स्तंभ बनाते हैं, खंभे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिक्के के ऊपर सिक्के जैसी रचना होती है। इनमें से केवल एक को कहेंगे थैलेक्वाइड। तो ये थैलेक्वाइड होता है और ये जो थैलेक्वाइड होता है ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक जो स्तंभ बनाएगा उसे कहते हैं ग्रैनम। क्या कहेंगे? ग्रैनम। और ये जो ग्रैनम एक है, इसी प्रकार से जब ढेर सारे ये जो स्तंभ दिख रहे हैं आपको, इसको बहुवचन में बोलेंगे तो ग्रैना बोलेंगे। एक दो तीन, तो एक गिनेंगे तो ग्रैनम, लेकिन सामूहिक रूप से सबको कहेंगे ग्रैना। ठीक,
अब ये जो ग्रैनम होता है, इनमें से जो ये हैं थैलेकॉइड, इनमें से पट्टिकाएँ निकलकर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ऐसे एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो इस पट्टिका को हम कहते हैं पटलिका स्ट्रोमा। पटलिका स्ट्रोमा, ठीक, पटलिका स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये है हरित लवक का स्ट्रक्चर। इसको आप लोग बनाने का अभ्यास करेंगे और इसको उम्मीद करता हूँ समझे हों आप। तो इसके थोड़ा सा कार्य के बारे में चर्चा कर लें। तो हरित लवक की पीठिका में बहुत से एंजाइम्स होते हैं। इनमें एंजाइम्स भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए भी होता है, छोटा और द्विलड़ी वाला, ऐसे 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 वृत्ताकार डीएनए भी होता है, ठीक। और इसके साथ साथ इसमें राइबोसोम भी मिलते हैं, कहीं कहीं इसमें राइबोसोम भी मिलते हैं, राइबोसोम। तो कार्य तो पहले ही बता दिया गया है कि इसका मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक। तो इसका आप लोग अध्ययन कर डालें। एक बात और, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। जी हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे राइबोसोम। जी, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। अब हम लोग राइबोसोम का अध्ययन करेंगे। राइबोसोम। तो इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जॉर्ज पायलेट ने 1953 में किया था। जॉर्ज पायलेट ने 1953 में इसकी खोज किया था। वैज्ञानिक जॉर्ज पायलेट ने इसकी खोज 1953 में किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पायलेट ने देखा था। और राइबोसोम की बात करें बना किससे होता है, तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोसोम जो बना होता है, यहाँ पर अगर ऐसे ले आए तो किनसे बना होता है, दो पदार्थों से, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होता है प्रोटीन। इन्हीं दोनों से राइबोसोम बना होता है। और राइबोसोम साधारणतः दो प्रकार का होता है। राइबोसोम की अगर प्रकार की बात करें, यहाँ लिख दें प्रकार, तो राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं 70S राइबोसोम और दूसरे कहते हैं 80S राइबोसोम। तो इसमें यस क्या है, यस इसमें स्वेडबर्ग यूनिट है, जहाँ यस स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है, थोड़ा सा इसका चर्चा करते हैं। तो जो स्वेडबर्ग यूनिट होता है वह अपरोक्ष रूप से इसी राइबोसोम के आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। यानी कि राइबोसोम का आकार कैसा है और राइबोसोम का घनत्व कितना है, इन्हीं दोनों को सामूहिक रूप से स्वेडबर्ग कहते हैं। यदि वह अधिक है तो 80S प्रकार का हो जाएगा, तो कम है तो 70S प्रकार का हो जाएगा। इसके अलावा आपके कोर्स में स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको इसके बारे में डिटेल में हम अध्ययन करा देंगे। चलिए अब इसके कार्य की बात करें कि इसका क्या कार्य है सेल में हमारे, यह क्या करता, तो आपको पहले ही बताया गया था कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम कोशिका में उपस्थित जो मुक्त राइबोसोम होता है प्रायः एंजाइम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके दूसरे कार्य के बारे में बात करें तो जो ये राइबोसोम होते हैं
लाल रुधिराणु में राइबोसोम्स हीमोग्लोबिन प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। तो मुख्य रूप से यह दो कार्य हैं। इसके अलावा एक कार्य और जान लेते हैं। यह यानी कौन, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले टीआरएनए, बोले तो ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए व मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए इसका भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये टीआरएनए क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए क्या होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले टीआरएनए और एमआरएनए को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये तो आप जब टीआरएनए एमआरएनए का जब आपको पढ़ाया जाएगा, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए के बारे में, तो वहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। तो ये बातें थी राइबोसोम के बारे में। तो अब वीडियो को फिनिश करते हैं। एक बार और आपको बता दें, इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे लायन का है, रसधानी की रचना, गाल्जी का है आदि, और सबका आप लोग तैयारी करते रहें। धन्यवाद।